सोशली और पॉलिटिकली बचपन से बड़े अवेयर है। चांसेस ऐसे हुए कि मेरा दोनों पैर का लिगामेंट टूट गया 2010 में। तो हम और रामविलास पासवान जी साथ में प्रचार किया करते 2010 में। उसमें चिराग भी आए थे। मेरा लंबा बाल था इतना, चिराग जी का इतना लंबा बाल था। लोग तो धोनी जैसा सोचते थे, पता नहीं चिराग जी इतना बड़ा किसका सोचते थे। नीतीश जी को लगा भाई क्या ट्वीट क्या है, ट्वीट मतलब चिचियाना। और उस दौर को अगर याद कीजिएगा, लेकिन अब वो भी चिचियाने लग गए। तो एक आध बार में पिता से उम्मीद रहती है कि पापा कुछ बोलेंगे कि मैंने एक काम किया है। आपने बताया कि मैंने सोशल मीडिया वाला पूरा काम स्ट्रॉन्ग करवाया, यूथ विंग को स्ट्रॉन्ग कराया। पापा क्या कहते थे, कुछ कहते थे उस दौर में? जब हम लोग विपक्ष में थे और वो दौर सबसे पार्टी कमजोर, मतलब 22 MLA ही हमारे थे उस समय 2010 में। सबसे हमारा पुअर परफॉर्मेंस जो हमारे पार्टी का था, उस दौर में हम आए विपक्ष में रहे। और उस दौर में भी पार्टी भी तोड़ने का जो है प्रयास भी हुआ। तो हमने हर दौर को जो है उस समय देखा है। नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है यहाँ ज़्यादा होता है। सरकारें जो है पुरानी सरकारों को ब्लेम करती हैं, अपना हिसाब नहीं दे रही। अगर ऐसे ही चलता रहेगा, मौजूदा सरकार अपनी उपलब्धि नहीं बताएगी, आगे का विजन पे काम नहीं करेगी और पुरानी सरकारों को गाली देती रहेगी, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। चिंता नहीं करना है, सरकार बदलने जा रही है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। 9 नवंबर 1989 जब एक बच्चे ने इस दुनिया में आंखें खोली तो उनके सामने बिहार और भारतीय राजनीति के एक युगांतकारी पुरुष खड़े थे। उनके बगल में लेटी हुई उनकी मां आने वाले दिनों में बिहार की कमान संभालने वाली थी। लेकिन दोनों ने कहा कि तेज तो इस बच्चे में दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्हें तेजस्वी कह के पुकारा। तेजस्वी के लिए सुलभ था कि वो अपने पिता की विरासत का उत्तराधिकारी बनते, लेकिन उन्होंने एक अलग आकाश चुना। एक कॉम्पिटिटिव जगत में वो गए, क्रिकेटिंग की दुनिया। उन्होंने उस शख्स के साथ क्रिकेट खेला जिसे बाद में भारतीय क्रिकेट का किंग कहा गया, कोहली। उन्होंने एक टूर्नामेंट में जो फाइनल मैच खेला ईशांत शर्मा के साथ, उसको लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने झारखंड क्रिकेट टीम के लिए खेला जहां से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और पूरे फलक पे छा जाते हैं। उनके क्रिकेट के बारे में कई लोग कहते हैं कि दिल्ली डेयरडेविल्स जैसे मजबूत टीम के वे मजबूत हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन साल 2010 में एक फिल्म आई प्रकाश झा की, राजनीति। उसमें जो परिवार के सबसे छोटे बेटे थे वो पढ़ने के लिए विदेश चले जाते हैं, मुख्यधारा की राजनीति से दूर होना चाहते हैं। पर समय बदलता है, काल बदलता है, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है और उन्हें वापस आना पड़ता है राजनीति में और सबसे सतर्क किरदार बन के वो उभरते हैं। तेजस्वी के जीवन की पटकथा भी कमोबेश इसी तरह से चलती। सिर्फ 22-23 साल की उम्र में तेजस्वी 2013 में लौट करके आते हैं राजनीति की तरफ और 2015 में जब भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और उभरते हुए नए नेता नरेंद्र मोदी की लहर चलती है, तब तेजस्वी अपने सहयोगी पार्टियों के साथ उन्हें बिहार में परास्त करते हैं। बात आती है 2020 के चुनाव की, तो तेजस्वी की अगुवाई वाली आरजेडी सबसे ज्यादा सीट जीत करके आती है। अब जब 2025 के चुनाव दरवाजे खटखटा रहे हैं तो वोट वाइब का एक सर्वे आता है, कहता है कि तेजस्वी बिहार के सीएम पद के लिए और सीएम के चेहरे के लिए सबसे मुफीद चेहरे हैं। आज हमारे साथ वही तेजस्वी हैं, उनके साथ प्रभात खबर का पॉडकास्ट करेंगे। उनका स्वागत करते हैं। तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। मेरे साथ प्रभात खबर के स्टेट एडिटर अजय कुमार जी भी हैं, वो भी हमारे इस पूरे पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे साथ मिथिलेश जी, ब्यूरो चीफ भी प्रभात खबर के शामिल होते हैं। सवाल यह बनता है कि मैं आपसे मौजूदा हालात के बारे में आऊंगा, लेकिन मुझे बड़ा उत्सुकता है मेरे मन में आपके बचपन के उन किस्सों के बारे में जानने के लिए कि जिस कालखंड में 95, 96, 98, 99, 2000 में आप बड़े हो रहे थे, होश संभाल रहे थे, तब बिहार में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। लोग अपने हक की आवाज उठाना सीख रहे थे, लोग अपने बातों को रखना सीख रहे थे। कई लोग उसे जातीय संघर्ष भी कहते हैं। तो क्या वो जो ताप, टेम्परेचर यहां से था, वो दिल्ली के वसंत विहार में और आर के पुरम तक आप तक पहुंचता था, या आप अपने आप को बचा के रखते थे इन चीजों से? नहीं, आखिरी 90 के लास्ट 97-98 में
मेरा दिल्ली जाना हुआ। उससे पहले जो है लगभग शुरुआत की पढ़ाई जो है सेंट जेवियर स्कूल में और इंटरनेशनल स्कूल में हुई थी। उसके बाद वसंत विहार हम गए थे पढ़ने। डीपीएस। उन दिनों में सीएम आवास आपको पता है, वही हम पले बढ़े। लेकिन हमारा जो जन्म हुआ था वो वेटनरी कॉलेज में हुआ था। तो लगभग 2 साल जो है शुरुआती दौर में जब होश नहीं था, तो हम घर में ही पैदा हुए, हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुए। अच्छा। हाँ, फिर से यही हम लोगों का रहना हुआ, 1 नंबर 1 अन्यमा। फिर दिल्ली जाना हुआ। तो दिल्ली में काफ़ी क्रिकेट को लेकर के यहाँ भी खेलते थे, लेकिन वहाँ प्रोफेशनली तौर पे NIS जो है क्लब हमारा, जो नेशनल स्टेडियम, जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, वहाँ MP सिंह हमारे कोच हुआ करते थे। वहाँ हम लोगों ने एडमिशन लिया। तो उसके बाद से क्रिकेट और पढ़ाई जो है साथ साथ चलता रहा। और 90 का जो दौर था वो अलग ही दौर था। आप जैसे बता रहे हैं, अधिकार के लिए लोग जो है आंदोलन चल, उसमें बाबरी मस्जिद जब गिराया जा रहा था, उस समय लालू जी ने आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक करके गिरफ्तार भी किया था। मंडल कमीशन भी आया था जी। तो वो दौर अलग दौर था। और फिर जो केस हुआ था उसमें पिताजी को रिजाइन करना पड़ा, माँ को ओथ लेना पड़ा जी। उसके बाद ही मेरा दिल्ली जाना हुआ। तो वो सारा फेज जो है, मतलब याद है, मेमोरी हमारी अच्छी है। तो हर एक चीज़ें जो उस समय घटना जो घटी, वो अभी भी अगर उस दौर में पीछे जाके देखते हैं तो सामने जो है याद आता है कि क्या दौर था। तो लोग, खासतौर पे मेरी माँ ने काफ़ी जो है संघर्ष किया शुरुआत के दौर से। अगर आप देखें, जब पिताजी से शादी हुई तो हम लोग के यहाँ गौना होता है। हाँ, शादी पहले हो जाती, हाँ, कुछ समय बाद फिर और डिपेंड करता है 1 साल का हो या 5 साल का हो। हाँ। तो लगभग 5 साल के बाद जो है इनका गौना, या 2 साल पे जो भी हुआ होगा। तो माँ ही, तो पिताजी जेल में थे। फिर क्योंकि आंदोलन चल रहा था, जेपी आंदोलन छात्र का चल रहा था, तो भागा दौड़ी जो है, अप्स एंड डाउन जो है, कई बार आना जाना, मेरी माँ ने वो देखा। सब 9 बच्चों को देखना, फिर पार्टी को देखना, राज्य को देखना, मुख्यमंत्री के पद पे रहना, और उसके बाद भी अगले चुनाव में अपने लीडरशिप में बहुमत से हम लोगों को जिताना पार्टी को जी। तो ये भी रहा। तो वो दौर तो माँ ने तो काफ़ी संघर्ष किया, और लालू जी का जो संघर्ष है वो तो सब लोग जान ही रहे, अलग दौर। तो वो सारे दौर जो है, उस दौर को हम लोगों ने देखा। फिर रेल मंत्रालय के समय, फिर पिताजी जब बने थे रेल मंत्री 2004 में, तो हम लोग तो दिल्ली में रहते थे, फिर जाना जाना पिताजी का दिल्ली में ज़्यादा हो गया। तो वो रेल मंत्रालय के दौर को भी हम लोगों ने देखा। बजट होता था रेलवे का, तो हम लोग भी पार्लियामेंट जो है जाया करते थे, मन में बैठ जाती हैं। कुछ ऐसा याद आता तो है? मेरा ये है कि हम सोशली और पॉलिटिकली बचपन से बड़े अवेयर थे। लोगों का आना जाना, जर्नलिस्ट का आना, कार्यकर्ताओं का आना, मंत्रियों का आना, बड़े बड़े नेताओं का आना, राष्ट्रपतियों का आना। जब पिताजी का पैर टूटा था तो राष्ट्रपति जी जो थे उस समय, शंकर दयाल शर्मा, वो भी आए थे। तो VP सिंह जी के यहाँ जाना, जब हम छोटे थे तो कई लोग, तो मुलाकात होता, तो एनवायरनमेंट वो था, वर्कर जर्नलिस्ट सब लोगों के बीच में। तो हम बचपन से पॉलिटिकली सोशली बहुत अवेयर थे। जब हम दिल्ली भी गए तो ऐसा नहीं कि हम चीज़ों को दूर रहे, नहीं देखते थे और समझते थे, हम सारा फीडबैक भी लिया करते थे। द मोमेंट यू चोजन के मुझे क्रिकेटर बनना है, ये एक फैसला करना पड़ता है अपनी जिंदगी में, और आप सफल क्रिकेटर रहे।
देखिए हर कोई इंडिया नहीं खेल सकता, बात समझना, लेकिन जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है वो ही इज अ सक्सेसफुल क्रिकेटर, आप मान सकते हैं। अब देश की आबादी जो है 140 करोड़ है, 140 करोड़ में से आपको 15 लोग जो है चुनना है, और उसमें भी 15 में रह करके आप जो है प्लेइंग 11 जो बनती है। और हमारे देश में जहाँ क्रिकेट कौन नहीं बनना चाहता क्रिकेटर बचपन में, तो एक हम लोग ने शुरुआत की काफी। मैं पूछना चाह रहा था अंडर 15 पापा और मम्मी का रिएक्शन। नहीं, देखिए पापा मम्मी हमेशा से कोऑपरेटिव रहे। उनका एक बात था, बेटा जो करना है जिसमें अच्छे वो करो, ठीक है। चाहे मेरे भाई बहनों के लिए, उसमें वो नहीं था कि तुमको यही करना है। फिर द मोमेंट यू चोज कि नहीं अब मैं छोड़ दूंगा, अब नहीं मोमेंट, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मेरा दोनों पैर का लिगामेंट टूट गया, एंकल का, तो काफी वीक हो गया था। और उसी दौरान जो है पापा को जेल जाना पड़ा था, तब हम जो है आए। लेकिन उससे पहले इंटरेस्टिंग है कि 2010 में हम जब रणजी खेल के यहाँ आए थे पटना छुट्टियों में, तो उस समय चुनाव का माहौल होने वाला था 2010 का। हाँ। तो हम पापा के साथ पार्टी ऑफिस गए थे, ठीक है। ऐसे ही गए थे, कोई इंटरेस्ट, मतलब तो मीडिया के लोग थे, तो, हाँ जो अभी भी है, तो वहाँ पापा बस इंट्रोड्यूस किया, मेरा बेटा है। अब इंट्रोड्यूस कराए तो अब मीडिया वालों ने जो है पूछा, लोग न्यूज चलाने, भाई लालू जी ने बेटे को लॉन्च कर दिया। ओके। अब न्यूज जो है फैल गई, तो जो हमारे उस समय के कैंडिडेट थे अब वो प्रचार के लिए बुलाने लग गए। हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी जब बुलाने लगे तो जो भी कंट्रीब्यूशन अगर पार्टी के लिए हो सकता तो हम किए। और उस समय सबसे पहली बार अगर हम प्रचार में घूमना शुरू किए तो रामविलास पासवान जी के साथ 2010 में। तो हम और रामविलास पासवान जी साथ में प्रचार किया करते 2010 में। उस समय चिराग भी आए थे, मेरा लंबा बाल था इतना, चिराग जी का इतना लंबा बाल था। तो उस समय ऑन अ लाइटर नोट हम लोग तो धोनी जैसा सोचते था, पता नहीं चिराग जी इतना बड़ा किसका सोचते था। तो हम लोग उस समय भी आए थे, तो उस समय फिल्म शायद कर रहे थे। फिल्म का उनका बॉम्बे ज्यादा रहना होता था, तो अपने किरदार के अनुसार। तो हम लोग अपना अलायंस था एलजेपी और आरजेडी का मेरे ख्याल से जी, तो हम लोग अपना कैंपेनिंग करते थे, तो वो फेज था। लेकिन उसके बाद हम एक्टिव, क्योंकि अब घूमे तो लोगों से संपर्क हुआ, तो हम तो खेलना था हमको क्रिकेट, फिर आईपीएल में थे उस समय। 2007 से 11 4 साल का मेरा एग्रीमेंट था, तो हम रहे वहाँ। फिर लोग से जो लोग घूमे, जहाँ जहाँ घूमे, लोग बोलने लगे भैया आइए आइए आइएगा तो पार्टी मजबूत होगा। और पार्टी में संपर्क हुआ तो लोग की इच्छा थी कि आए। मेरा लिगामेंट भी टूटा था, परिस्थिति भी ऐसी बन गई थी। फिर हम लोग राजनीति में आए, फिर बिना कोई पद लिए हुए हम बिहार घूमे। एक छोटा पूछना चाहता हूँ कि घर में जो फैसले होते हैं, कई बार गोल टेबल पे बैठ के खाना खाते हुए इस तरह से, तो जब आपका कुछ वैसा हुआ, कोई चर्चा हुई, कुछ बात हुई कि नहीं मैं आ जाता हूँ और मेरा नहीं ऐसा कभी नहीं, ना मेरी माता ने, ना कभी मेरे डेवलपमेंटल धीरे धीरे ऐसे बस होता गया, नेचुरल तरीके से जो है वही हुआ। तो हम लोग जो है लगातार जो है घूमना शुरू किए, ठीक, बिना कोई पद के, खासतौर पे युवा संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार जो है बिहार घूमे, लोगों को जोड़ा, संगठन मजबूत किया। और उस समय काफी चेंजेस, उस समय सोशल मीडिया का इंट्रोड्यूस हुआ था। तो सोशल मीडिया में हम लोगों का प्रेजेंस नहीं था, या कोई भी बिहार की पार्टी का उस हिसाब से प्रेजेंस नहीं था। टेक्नोलॉजी 13 वाले चुनाव में तब हम लोग नए लोग थे, हमको लगा कि भाई सोशल मीडिया में भी प्रेजेंस जो है पार्टी का होना चाहिए।
तो टेक्नोलॉजी के तौर पे पार्टी को सोशल मीडिया पे मजबूत करना, पार्टी का वेबसाइट बनाना, हर एक चीज़ जो है हम लोगों ने, पार्टी का पेज बनाना। लालू जी, फिर ट्विटर वगैरह आया था उस समय, तो एक न्यूज़पेपर के लॉन्चिंग में नीतीश जी और पापा भी गए थे। तो पापा के तो अच्छे फॉलोअर्स थे उस समय, लालू जी ट्वीट वगैरह करते थे, उन्हीं से पूछ कर के सारी ट्वीटें होती थी। तो नीतीश जी को लगा भाई क्या ट्वीट क्या है, अच्छा। ट्वीट मतलब चिचियाना, और उस दौर को अगर याद कीजिएगा, लेकिन अब वो भी चिचियाने लग गए ट्विटर पे आकर के। तो ये जो हम लोग जैसे ग्रो किए हैं, तो पार्टी को चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या यूथ लेवल को मजबूत करना, रेगुलर जो है इंटरेक्शन लोगों से होता गया। पूर्णकालिक फिर 15 का चुनाव हुआ, और यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ। जब पिता के जूते बच्चों को अटने लगते हैं, तो एक आध बार में पिता से उम्मीद रहती है कि पापा कुछ बोलेंगे कि मैंने एक काम किया है। आपने बताया कि मैंने सोशल मीडिया वाला पूरा काम स्ट्रॉन्ग करवाया, यूथ विंग को स्ट्रॉन्ग कराया। पापा क्या कहते थे, कुछ कहते थे उस दौर में, कुछ मुलाकात, कोई बात याद हो? देखिए, पापा कभी मुंह पे प्रशंसा नहीं करते हैं, अभी भी, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रशंसा से भी कई बड़ी बात होती है। राइट। यानी उनको भरोसा है, विश्वास है, तभी आपको जो है जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो वो पिताजी हो या पूरा टास्क देते थे, पार्टी के और भी नेता, सिर्फ लालू जी ही नहीं, पार्टी के उस समय जितने वरिष्ठ नेता थे, सब लोगों का विश्वास जो है मेरे प्रति रहा। और हमारी कोशिश, क्योंकि विपरीत स्थिति में हम राजनीति में आए, जब हम लोग विपक्ष में थे, और वो दौर सबसे पार्टी कमजोर, मतलब 22 MLA ही हमारे थे उस समय 2010 में। सबसे हमारा पुअर परफॉर्मेंस जो हमारे पार्टी का था, उस दौर में हम आए विपक्ष में रहे, और उस दौर में भी पार्टी भी तोड़ने का जो है प्रयास भी हुआ। तो हमने हर दौर को जो है उस समय देखा है, और 15 में फिर चुनाव हुआ तो लड़े, और फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम लोगों की बनी, महागठबंधन की सरकार बनी जी। नीतीश जी मुख्यमंत्री। 15 वाले चुनाव पे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो दौर था, उस दौर में नीतीश कुमार जी की विचारधारा और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा में शायद कुछ वैचारिक मतभेद था, और एक डीएनए का विवाद था कि बिहारी का डीएनए कैसा होता है। और फिर वो पूरा लंबा कैंपेन चला, बाल और क्या क्या लोग भेजते थे यहाँ से। आपको क्या याद आता है? जब 2010 में जब नीतीश जी जीते थे थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, तो उसके बाद एनडीए की मीटिंग थी लुधियाना में, तो नरेंद्र मोदी जी का एक तस्वीर नीतीश कुमार जी का हाथ पकड़ के आ गया था। अच्छा। काफी वो पिक्चर जो है वायरल हुआ था। उसके बाद जो है उन्होंने जो है, बाढ़ आया था बिहार में, तो गुजरात सरकार ने 5 करोड़ रुपए का चेक अच्छा भेजा था, वो नीतीश जी ने वापस कर दिया था। और उनको काफी नापसंद रहा नरेंद्र मोदी जी का हाथ पकड़ना, क्योंकि जो गोधरा में जो कांड हुआ था उसको लेकर के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये नीतीश जी वाजपेयी जी के थोड़े करीब रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं। तो वाजपेयी जी ने उस समय नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि राजधर्म का वीडियो वायरल है, पालन जो है करना चाहिए। तो थोड़ी दूरी बनाने में नीतीश कुमार जी लगे रहे। फिर जब नरेंद्र मोदी जी का आना हुआ यहाँ, तो वोट जो है वापस ले लिया था उन्होंने, और उसके बाद से अलग हो गए थे। इनका था कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी घोषित होते हैं, एनडीए अगर करती है, तो हम एनडीए में नहीं रहेंगे। ठीक, ये नीतीश जी का स्टैंड था। हाँ, फिर 14 में जो है, जो इलेक्शन जो हुआ उसमें राष्ट्रीय जनता, अलग अलग चुनाव लड़े हम लोग। फिर 15 वाले में एक होकर के हम लोग चुनाव लड़े। ये जो दौर आप जिक्र कर रहे हैं ना, इसी दौर में, उस दौर में मांझी जी को भी उन्होंने बनाया। आपकी राजनैतिक चर्चा नीतीश कुमार से उसी दौर में शुरू हुई होगी, जितना मैं समझता हूं। हाँ, उससे पहले तो घरेलू रिश्ते। नीतीश, हाँ, राजनीतिक तौर पे हमारी दिल्ली में मुलाकात अलग से भी हुई थी नीतीश जी के साथ 14 के चुनाव के बाद। उस समय चर्चा ये हो रही थी कि जितनी समाजवादी पार्टियां हैं सब एक हो जाए, मर्ज कर जाए।
चाहे एसपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो या जेडीएस हो, नेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पे हम जनता परिवार एक हो जाए। ओके लेकिन किसी कारण वो हो नहीं पाया, लेकिन बिहार में हम लोग एक हो गया। ओके ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तो क्रिकेट के मैदान से पॉलिटिकल पिच पर अब आ गए, यहाँ से बिहार को अब कैसे आगे ले जाना है, उसका रोड मैप या क्या? देखिए, बहुत पीड़ा होती है सच में देख के कि हमारा बिहार जो है हमेशा डिक्लाइन करता रहा। 11 साल नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल नीतीश जी के भी मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे गरीब राज्य है, सबसे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यहाँ है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ है, कारखाना, इंडस्ट्री, आईटी रिलेटेड कुछ व्यवस्था नहीं, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में सबसे पीछे हम हैं। तो एक पीड़ा है और हमको लगता है कि सबको मिलकर बिहार के लिए काम करना चाहिए। और विशेष तौर पे इतना पोटेंशियल है बिहार में कि बिहार जो है अव्वल राज्यों में हो सकता है। अब आप देखिए ना, 3 मुख्य कारण हैं जो बिहार का पैसा भी और बिहारी भी बाहर जा रहे हैं। क्या मुख्य कारण है? 3: पढ़ाई, दवाई, कमाई। ये 3 कारण हैं जिसके वजह से बिहार के लोग जो है बाहर जाते हैं। अगर ये व्यवस्था, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था, दवाई की अच्छी व्यवस्था और कमाई की व्यवस्था अगर हम बिहार में करेंगे तो बिहार का पैसा बिहार में ही खर्च होगा, यह घूमेगा, बेटर इकोनॉमी भी होगा। और जो पैसा बाहर खर्च हो रहा है, अभी आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा, कितने लोग जो है बिहार के बाहर हैं। लगभग 3 करोड़ लोग जो लेबर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि रजिस्टर्ड है जो बाहर रहते हैं। सोचिए, नॉन रजिस्टर्ड अगर मिला लें तो आंकड़ा जो है लगभग 5 करोड़ के आसपास भी पहुंच जाता है। हमारी 14 करोड़ आबादी है, 5 करोड़ लोग अगर बाहर हैं तो आप समझिए कि कोई इच्छा से तो नहीं, मजबूरी से ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं। राइट। तो यहाँ ग्रेजुएशन जो है, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो टॉप यूनिवर्सिटी में हो देश के, रैंकिंग में बिहार में। एक अच्छा अस्पताल बता दीजिए, कोई व्यवस्था ही नहीं है। बल्कि यहाँ एजुकेशनल सिटी आप बना सकते हैं। कोटा में पढ़ने वाले बच्चे हैं। कोटा में पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, खाना पकाने वाला, गेट का। तो सरकारें कहाँ चूक जाती रही हैं? देखिए, लोग जो है, देखिए 90 का या उससे पहले का जो दौर था वो सोशल जस्टिस का दौर था, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उस समय काफी जोर ज्यादा हुआ। तो जब तक सोशल जस्टिस नहीं है, लोग अधिकार के लिए कैसे लड़ेंगे? तो अब जो दौर आया है, अब सोशल जस्टिस के साथ साथ आपका आर्थिक न्याय का भी दौर है। तो हमको लगता है कि इस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। आर्थिक न्याय अब आप देखिए ना, 12 के बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट है क्या जो 5 साल चली हो? बता दीजिए। 2012 के बाद से कोई सरकार अगर 5 साल चली है, तो जब गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी ही नहीं है। अब बिहार झारखंड भी बटा, वो भी बहुत बड़ा कारण रहा। बहुत चीजें इधर से उधर हुई, इंडस्ट्री उधर चला गया, ये चला गया। खैर, वो बात अलग है। लोग, नीतीश जी कहते हैं लैंडलॉक स्टेट है तो कुछ नहीं हो सकता। तो लैंडलॉक स्टेट तो पंजाब भी है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। ये लोग लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा ना। यहाँ देखिए, इच्छा शक्ति की कमी है। यहाँ के पॉलिटिशियंस में अगर विल पावर हो और साथ में विजन हो, तो हमको लगता है लालू जी का एक विजन था, लोगों को अधिकार दिलाया, लोगों को एक मुक्ति दिलाई मानसिक गुलामी से। लेकिन इस सरकार में क्या हुआ? लालू जी ने रेलवे में रह के क्या क्या काम किया? 4 कारखाना दिए,
रेल मंत्री रहते थे तो आरओबी आज के जमाने में स्टेट को 50% देना होता, रेलवे 50% देता है। लालू जी के जमाने में रेलवे पूरा देता था, बिहार को नहीं देना पड़ता था, भार नहीं होता था बिहार पे। किराया कम किया, कुलियों को परमानेंट किया, तो वो सब काम हुआ। बिहार को जो नेग्लेक्ट किया जाता था यूपीए के टाइम में, वो फंड्स मिलने लगे बिहार को। कई अच्छी स्कीम्स आई, मनरेगा हो या आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रघुवंश बाबू ने कितने रोडें दी बिहार को, जो आज तक बिहार को इतना रोड नहीं मिला होगा। आई कैन चैलेंज। तो देखिए उस दौर में काम भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मानसिक गुलामी से लालू जी ने लोगों को आज़ादी दिलाई। लेकिन अब के सरकारें जो है, अब हमको लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो ज्यादा हावी हो गए हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और गवर्नमेंट और जनता में बहुत दूरी हो गई है। या पुलिस या जनता में देख लीजिए क्या रिलेशनशिप है, गांव देहात में या पुलिस कोई अच्छा रिलेशन नहीं, दूरी नहीं है। तो हमको लगता है एक विल पावर की कमी यहाँ लोगों में है और विजन नहीं है। आज देखिए ना, विजन इसलिए हम बोल रहे हैं रोड मैप मौजूदा सरकार, हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे तो ये पेंशन बढ़ा रहे हैं। 2005 के बाद से कभी पेंशन नहीं बढ़ा। हमने बोला फ्री में बिजली, वही नीतीश जी जो हाउस में बोलते थे फ्री में बिजली नहीं देनी चाहिए, आज वो फ्री में बिजली दे रहे हैं। हमने बोला युवा आयोग, तो वो भी कहते हैं युवा आयोग। तो कई काम जो है जो हम लोग गिरा रहे हैं वही कर रहे हैं। नौकरी की बात आई तो सबसे पहले आपको यही नहीं पता था इतने सालों से कि इतनी लाखों में नौकरियां रिक्त पद है। हम आए 17 महीने तो उसको बढ़वाने का काम किए। तो छोटी छोटी चीजें हैं। 2020 में आपने नौकरी का वादा किया, या नौकरी के एक बड़ा मुद्दा रहा कि हम 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट में देंगे। इस बार का क्या चुनाव का क्या मुद्दा क्या? देखिए बेरोजगारी तो सबसे बड़ा इशू है। यहाँ कई मुद्दे हैं। देखिए पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये मुद्दा तो है ही। आज देखिएगा बिहार में जो फ्लड इलाका है, जो दरभंगा मधुबनी का इलाका, आज वहाँ वाटर लेवल जो है नीचे चला गया, टैंक से पानी भरना पड़ रहा है। ये स्थिति बनी हुई है जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। तो हम लोगों का ये मुद्दा तो बेसिक है ही ना। अभी भी बताइए सोसाइटी को बेसिक नीड नहीं मिल रहा, तभी ना पलायन है। अब पलायन रोकने का एक ही तरीका है कि लोगों को यही नौकरी रोजगार मिले, यही कारखाना खोले, इंडस्ट्री खोले, इंडस्ट्रियल पार्क लगे, आईटी पार्क लगे, SEZ हो, एजुकेशनल हब बने, मेडिकल की सारी व्यवस्था यहाँ हो, तभी हो पाएगा। तो 21st सेंचुरी का 25 साल मतलब 1/4 निकल गया हमने। अगले आप 50 तक, 2050 तक बिहार को आप कहाँ देखना चाहेंगे? एक युवा और जो आप ड्राइव कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के जरिए बिहार को बदलने के लिए, आप कहाँ पाते हैं? देखिए नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है यहाँ ज्यादा होता है। सरकारें जो है पुराने सरकारों को ब्लेम करती है, अपना हिसाब नहीं दे रही। अगर ऐसे ही चलता रहेगा, मौजूदा सरकार अपनी उपलब्धि नहीं बताएगी, आगे का विजन पे काम नहीं करेगी और पुरानी सरकारों को गाली देती रहेगी, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। वो नेगेटिव पॉलिटिक्स है। अब देखिए अब समय आया है, अगर हम कहते हैं अगर हम लोगों को मौका एक बार 5 साल का मिले तो पूरी कोशिश की जाएगी कि बिहार जो है अव्वल राज्यों में है। हम लोगों के पास विजन है और आने वाला जो ज़माना है वो AI और टेक्नोलॉजी का ज़माना होने वाला है। अब हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी पर निर्भर होता जा रहा है, तो आपके पास वैसा नेता भी होना चाहिए जिसका विजन हो। अब मुख्यमंत्री जी, उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करेंगे, 20 साल लोगों ने मौका दिया, लेकिन उम्र भी हो गया है और उनकी सोच भी सीमित है। अब कुछ नयापन नहीं है, तो हमको लगता है, और टेक्नोलॉजी इतना वो समझते भी नहीं है, AI भी नहीं समझेंगे, वो तो मोबाइल देखते तो भड़क जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आई है।
तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार अगर आगे बढ़े, बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? 70% हम लोग जो है लगभग कृषि पर जो है हमारा निर्भर है। आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ला सकते हैं, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट ला सकते हैं, शुगर मिल, जूट मिल आप चालू कर सकते हैं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, कोई विजन नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स हावी है। 70,000 करोड़ रुपया घपला हो जाता, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं कार्रवाई नहीं होती है। रुतबा सरकार का खत्म हो गया है, इकबाल सरकार का खत्म हो गया है, ये कारण है। तो आपको तो कभी भी आपने प्रयास करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री जी को देखा या केंद्र मंत्रियों को देखा, जो भाजपा के इतने दर्जन भर केंद्र मंत्री है, कि भाई जाएं थोड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें, बिहार लाएं कि भाई यहाँ इंडस्ट्री खोलो। कहीं कोई विदेश जाता है कि भाई निवेश आए, टूरिज्म बढ़ावा ले, कभी कोई ऐसा प्रयास करते हुए देखें? यहाँ इन्वेस्टर मीट होता है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। नीति आयोग की बैठक होती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। और सब मुख्यमंत्री देख लीजिए, स्टाइलिंग साहब को देख लीजिए, विदेश जाते हैं, बड़ा बड़ा इवेंट कराते हैं, लोगों को बुलाते हैं, पॉलिसीज उस हिसाब से सूटेबल बनाते हैं। आपके फार्मर के हिसाब से कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ बिहार में ढंग की। आपका इंडस्ट्री को लेकर के सोचिए, इतने सालों से आईटी पॉलिसी नहीं बनी थी। ये 17 महीने की सरकार में हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, जो मेडल लाया उसको भी डीएसपी रैंक तक का प्रावधान नौकरी का 71-73 लोगों को दिया गया। टूरिज्म पॉलिसी नहीं बनी थी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनवाया। सरकार क्या करे? वही, यही तो सवाल है, यही तो हम पूछ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है और इनका कहना है कि इनका इतना संपर्क है, जितना गुजरात को मिला उतना बिहार को क्या मिला? और 39 एमपी भी जीत के गए, 30 एमपी है अभी। लगातार बिहार के लोग जो है वोट कर रहे हैं, लेकिन बिहार को बदले में क्या मिला? कोई चीनी मिल तक नहीं चालू करा पाए, लेकिन उसी चीनी मिल को हम लोगों ने रिगा वाला 17 महीना में हम लोगों ने चालू किया। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने काम नहीं किया। 700 डॉक्टर को एक साथ हम लोगों ने बर्खास्त किया, जो 10 साल से नहीं आया। हम लोग इसी दिशा में बात कर रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ, एक पूरी नैरेटिव है जिसमें कहा जाता है कि 2000 के पहले का जो बिहार है उसमें जंगल राज शब्द का इस्तेमाल होता है। 2000 के बाद हमने एक नया बिहार तैयार किया है जिसमें संपन्न और सुखमय बिहार है। आपका टेक लेना चाहते हैं? 2000 की बात हो, 2005 की बात हो, 2010 की बात हो, 2015 की बात हो, 20 की बात हो, 25 की बात हो, जंगल राज से लोग उभर ही नहीं, क्योंकि इनकी कोई उपलब्धि नहीं, कोई विजन नहीं। अगर आंकड़ों पे आ जाइए तो आज महाजंगल राजेगा तो कहना ही है, तो एक प्रोपेगेंडा जो है चलाने से नहीं चलता। ये लोग कहते रहे कितना भी, लेकिन हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ना, करोड़ लोग जो है हम लोग वोट देते हैं, विश्वास है जी। तो किसी को फल्ला राज कह के, किसी को चिल्ला राज कह के अब राजनीति नहीं चलने वाली है ना। जो प्रेजेंट में जो सरकार है, आप बताइए ना, जो भी पहले की सरकार थी उसका हिसाब हो गया, अब आपकी सरकार है, आप अपना हिसाब दीजिए। तो आप बताइए ना, आप क्या किए? बिहार में सबसे महंगा बिजली मिलता, सबसे महंगा। लैंड सर्वे करा रहे हैं, लोग तबाह हो गए, घर घर में लड़ाइयां जो है शुरू हो गई। शराबबंदी इनकी नीति जो है फेलियर रही है। कितने दलित जो है लाखों के तादाद में, आदिवासी पिछड़ा समाज के लोग जेलों में बंद है, फ्लडेड है। लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, हम बैठ के बात करें, यहाँ 4 राउंड गोली चली, इतना सुरक्षित इलाका बिहार का, इससे ज्यादा कोई हमको नहीं लगता सुरक्षित इलाका है। यहाँ 4 राउंड गोलियां चलती हैं, अपराधी नहीं पकड़ा जाता, अस्पताल के अंदर गोली मारता, दुकान के अंदर गोली मारता, घर के बाहर गोली मारा जा रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। तो ये कौन सा राज है? डेली आप देख लीजिए, कल ही हम ट्वीट करके एक और बुलेटिन जारी किए क्राइम का।
मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ गोलियां ना चल रही हो, हत्या ना हो रहा हो, रेप ना हो रहा हो। देखिए लालू जी के जमाने में अगर चींटी भी मर जाता था तो पहले पेज पे आता था, ओके। लेकिन आज का दौर जो है बदल गया है। ऐसा आपकी ओर से महागठबंधन या राजद की ओर से क्या ऐसा हो रहा है जो आपके सोशल बेस को और मजबूत करे या बढ़ाए, उसको दायरा? देखिए हम लोग नए लोग हैं, नए सोच के साथ बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार जिस दिन आगे बढ़ जाएगा देश मेरा और महान और आगे हो जाएगा। हमारा बिहार जागे देश आगे। बिहार यूपी अगर बढ़ जाए तो देश की तरक्की बहुत तेजी से होगी। ये स्लोगन है, एक टैगलाइन है। अच्छा नहीं चलिए बहुत बढ़िया। एक जो सवाल है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश, आय, किसानों की आय, सबसे इस पर पलायन पर, इस पर आपका टेक लेना चाह रहा हूँ। देखिए हम तो आपको बता ही रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। सब लोग तो बाहर जा रहे छोड़ करके, चाहे पढ़ाई हो दवाई हो, तो आपको तो रोकना है ना इन लोगों को। और कोई इच्छा की वजह से तो लोग नहीं जा रहे, मजबूरी की वजह से लोग जा रहे हैं। और यहाँ जब इंडस्ट्री लगेगी, अब प्रधानमंत्री जी आए थे, बोले कि बिहार में रेलवे का इंजन बन रहा है, दुनिया में जा रहा है, वो तो लालू जी के लगाया हुआ है। जब मिलें खुलेंगी, जूट मिल खुलेगा, शुगर मिल खुलेगा, आपका जितना इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। आप बताइए टेक्सटाइल मंत्री देश के कौन है? गिरिराज सिंह जी है। 9 टेक्सटाइल पार्क आता है, बिहार को एक भी नहीं मिलता। अब बोला जाता कि बिहार उस लायक नहीं है, नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करता। तो नॉर्म्स फुलफिल कराने के लिए आपने क्या किया इतने साल से? तो इच्छा ही नहीं है ना। जब तक सरकार 20 साल पुरानी, खटारा सरकार हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि खटारा सही मायने में, और ये खटारा सरकार रह जाएगी तो बिहार को बर्बाद कर देगी। तो इसलिए बदलाव जो है बेहद जरूरी है। तो हम अभी जो पहला सवाल पूछे उसी के बाद उसी को रिपीट करना चाहते हैं कि वो सोशल बेस आपका क्या लगता है कि यह मुद्दा कैरी ऑन करेगा? नहीं, हम लोग देखिए नए सोच के हैं, और सब समाज, हर जात, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं। ठीक है। और खास तौर पे हम लोग युवा हैं, युवाओं की कोई जाति नहीं होती। युवाओं को अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आज नौकरियां मिल रही है, जो भी बहाली जो हम लोगों ने प्रक्रियाधीन कराया, या 5 लाख नौकरी हमने 17 महीने में हम लोगों ने दिलाया, जो कंडीशन था सरकार में आने का। 5 लाख नौकरियां मिली तो हर जाति हर वर्ग के लोगों को मिली। तो हम लोग जाति वाति छोड़ करके एक बिहारी होकर के अगर साथ चलेंगे और बिहार की तरक्की की बात करेंगे, तब हमारा बिहार जो है आगे बढ़ेगा। अगर हम हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड में रह जाएंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो जब तक पीस नहीं होगी, प्रॉस्पेरिटी हो ही नहीं सकती है। आप उसके लिए सबसे पहली बात आप देखिएगा, पीस होना चाहिए। तो पीस तो तभी होगा जब तनाव ना हो, और तनाव पैदा करने वाली पार्टियां भाजपा है। तो जब तक इन लोगों को तनाव पैदा करने वाले, जहर जो समाज में जो फैलाने वाले, अब अमित शाह यहाँ आते हैं, अभी आए सीतामढ़ी, बोलते घुसपैठिया। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट में देता, उसमें कहीं घुसपैठिया का जिक्र नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? तनाव पैदा करना चाह रहे हैं समाज में, जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की राजनीति होगी, इस तरह की विचारधारा अगर हावी होगी, तो नुकसान ही है। हम लोग इसी में उलझ के रह जाएंगे। हम लोग फिर मुद्दे की बात नहीं करेंगे, फिर पढ़ाई दवाई कमाई की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में फंसे रह जाएंगे। तो आपने चुनाव आयोग का जिक्र किया और चुनाव आयोग की ओर से वोटर रिवीजन का काम चल रहा है। ऐसा इसमें क्या आप देख रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष और इंडिया ब्लॉक काफी अग्रेसिवली उसका प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है?
देखिए, ये है क्या? चुनाव आयोग गोदी आयोग है। चुनाव आयोग जो बीजेपी खुद से नहीं काम कर पा रही, चुनाव आयोग को आगे करा करके उसके कंधे से बंदूक छोड़ दिए। और हमने कई उदाहरण जो है हम लोगों ने SIR को लेकर के दिया। कोई हमको दिक्कत नहीं SIR हो, कौन चाहता कि भाई फर्जी वोटर हो यहाँ, कोई नहीं चाहता। लेकिन हमारा सवाल प्रक्रिया को लेकर के है, टाइमिंग को लेकर के है, और जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं उसको लेकर के है, जो बिहार के लोग पलायन कर गए हैं उसको लेकर के है। और चुनाव आयोग कोई नहीं होता तय करने वाला कौन इस देश का नागरिक है कौन नहीं है। इसका ये ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी भारत सरकार गृह मंत्रालय की ड्यूटी है। आप नहीं बता सकते कौन नहीं से। आपको लोकतंत्र को मजबूत करना है, वोटर्स को जोड़ने का काम करना है। चुनाव आयोग वोटर जोड़ के नहीं, अब वोटर काट छटाई करने में लगी हुई है, वो भी चुन चुन करके। आज हमने उदाहरण भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, सब लोग भाजपा के लोगों का दो निकल रहे हैं एक बूथ पे। कौन सा पूर्ण गहन निरीक्षण इन लोगों ने किया है? आप बता दीजिए, SIR में इतनी खामियां निकली हैं। कल ही ना सुप्रीम कोर्ट में एक दो चार नहीं बहुत लोग होंगे ऐसे, तो हमारे पास बहुत भारी लिस्ट है, लेकिन जो लोग जीवित हैं उनको मृत्यु पाए हैं। तो अगर लोकतंत्र में अगर एक भी वोट कटता है तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और जरूरत अचानक से क्या लगता है? आप देखिए ना, फरवरी में अलग लिस्ट आया और अब जो इन लोगों ने किया 65 लाख का डिफरेंस। अपने ही आंकड़े को अपने ही काम को, यानी चुनाव आयोग जो है कटघरे में ऐसा क्यों किया जा रहा है? वोट की डकैती इसलिए की जा रही है क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी और भाजपा की सरकार बने, यही है। वो लोग का तो एजेंडा है ना भाई कि भाई हमको बिहार जीतना ही है, बिहार जीतेंगे तब बंगाल जीतेंगे। आज तक बिहार में बीजेपी अपने बलबूते नहीं आ पाई, ना उनका कोई चेहरा है। तो सीधे आपने कहा कि मंगल पांडे को सीएम बना देंगे, वो हिडन एजेंडा है उन लोग का, वो सब बात की बात है। अभी तो वोट लूटना है तो किसी किसी को दिखाते रहना है। खैर वो बात अलग है। तो घी लोग का सीधे उंगली नहीं निकलना तो टेढ़ा करके निकालना। मेरा एक सवाल है जी पॉलिटिकल, जैसे 2020 में जो फार्मूला बना या राजद का जो एक कोर वोट है जिसको हम लोग माइक समीकरण के रूप में भी देखते हैं, तो और भी ऐड हुआ तो, लेकिन वो संख्या जो है सरकार बनने से जो जादुई आंकड़ा है 122 का, उससे थोड़ा सा कम रह गया। इस बार क्या प्लान, रोड मैप तो अंदर की बात हम नहीं जानना चाह रहे, लेकिन एक जो सामाजिक रूप में क्या रोड मैप है जो 122 के आंकड़े तक महागठबंधन तेजस्वी यादव पहुंचे? देखिए, रोड मैप एक बार नोटिफिकेशन, अभी तो हमने 7-8 चीजें बोली, उसमें से सब सारी चीजें कॉपी की जा रही हैं। अब हम बोले अब नोटिफिकेशन हो जाएगा तब हम बोलेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि ये सरकार फिर वो भी कॉपी कर लेगी। तो देखिए, विजन यही है कि लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े, इंडस्ट्री आए, एजुकेशन। हमने ये भी बोला कि हमारी अगर सरकार आएगी तो यहाँ एजुकेशनल सिटी बनाएंगे 2000 एकड़ जमीन पर, ताकि वैसी पूरी व्यवस्था हो। हम लोग भी चाहते हैं यहाँ डेटा सेंटर हो, SEZ हो, IT पार्क हो, कॉरिडोर जो है क्लस्टर वाइज जो है, कितना क्लस्टर है आप फूड में देख लीजिए। मक्का का अलग है, मखाना का अलग है, केला का अलग है, बैम्बू का अलग है, आम का अलग है, लीची का अलग है। यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्यों नहीं खोले जा सकते हैं? आप शुगर केन के बढ़ावा के लिए आप चीनी मिल चालू कीजिए, लोग जो है किसानों को और फायदा होगा। गुड़ के उत्पादन के लिए जो है उसके लिए आप जो है काम कीजिए, तो और शुगर मिल जो है, मतलब शुगर केन फार्मर्स को और फायदा होगा। तो इसी हिसाब से जूट का अलग है, क्योंकि ये विषय बार बार उठता है। मैंने एक तो विश्वास, ये सब काम जो है होना चाहिए। टूरिज्म को लेकर के आप बताओ, टूरिज्म को लेकर के इतना स्कोप है बिहार में।
हम गए हुए थे उधर बांका जमुई इलाके में, या कैमूर के इलाके चले जाइए, वाल्मीकि नगर वगैरह चले जाइए, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है शिमला इलाके। अगर उस हिसाब से अगर आप डेवलपमेंट अगर आप कीजिए तो विजन होना चाहिए ना। सरकार के लिए, रेवेन्यू के लिए सरकार क्या कर रही है? रेवेन्यू है नहीं सरकार के पास, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। अब जरा डेटा निकलेगा हर बिहारी पे कितना कर्ज हो चुका है। सबसे ज्यादा लोग जो है कर्ज में डूबे हुए हैं। ये सरकार कर्ज पे ही चल रही है। तो हम लोग के पास बहुत सारा रेवेन्यू कैसे आएगा इसकी भी योजना है। क्योंकि जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा तब तक आप कोई स्कीम या कोई काम जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो तो थैंकफुल टू मनमोहन जी और लालू जी जब यूपीए 1 में थे गवर्नमेंट में, उनके आने के बाद हुआ कि भाई स्टेट भी डायरेक्टली जो है लोन ले सकती, नहीं तो पहले सेंट्रलाइज था। लालू जी के समय जब मुख्यमंत्री थे तो केंद्र सरकार तय करती थी कि आपको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है कि नहीं लेना। तो उस समय भी सौतेला व्यवहार होता था। तो उस समय लालू जी और इनकी जब सरकार बनी तब ना ये लोग एडीबी, जाइका, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स तब बना, तभी लोग लोन ले रहे हैं। तब बिहार में जो है कुछ कुछ हुआ भी तो उसी के वजह से हुआ। और भी केवल बिल्डिंग बना करके खोखला छोड़ दिया गया। मेडिकल कॉलेज बना है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सदस्यता मान्यता जब रद्द होती है तो आप ट्रांसफर करते हैं कि मेरी मान्यता जो है बची रह जाए, लेकिन कोई डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में बता दीजिए क्या इलाज हो रहा नहीं हो रहा। आज भी बिहार में तो 2005 के पहले वाले जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज है, वही पढ़ाई हो रही है सबसे ज्यादा। और वही मेडिकल कॉलेज जो 2005 से पहले वाली है, चाहे किन्हीं की भी हो, वही इलाज भी हो रहा है। आप बता दीजिए ना कहीं जा रहे तो एक चूंकि कौन से मेडिकल कॉलेज जो इन्होंने बनाया है या यूनिवर्सिटी बनाई, कितनी पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। एक चूंकि बात बार बार आती है तो इसलिए मैं बिहार की जनता की तरफ से आपसे एक विश्वास चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पे तेजस्वी का टेक क्या है, एकदम साफ सुथरा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर, देखिए उससे कोई कॉम्प्रोमाइज किसी को नहीं करना चाहिए। अब दिन भर आनंद सिंह जैसे लोग, आनंद मोहन जैसे लोग जो है सीएम हाउस बैठे रहेंगे, बेल और पैरोल होता रहेगा, कानून बदल दिया जाएगा, AK-47 चलेगा कि नहीं चलेगा? तो पुलिस एसपी का हिम्मत होगा वो लोग पे कार्रवाई करने का क्या? तो कार्रवाई तो कुछ होती नहीं है। यही सरकार जो है भेजी थी जेल, यही सरकार जो है जेल से निकाल रही है केवल अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। और क्या कारण हो सकता है? ही वॉज इन बिकॉज नीतीश जी को उसमें फायदा लगा, अब आउट कर दिए, इनको लगता है फायदा। अगर ये सोच के साथ अगर बढ़िएगा तो आपको तो कॉम्प्रोमाइज हो रखे है। फिर देखिए लॉ एंड ऑर्डर के प्रति कोई गलती कर, देखिए ठीक है, समाज में हर जात धर्म में कोई ना कोई उत्पादी लोग रहता है, ठीक है ना, कोई ना कोई पार्टी में किसी ना किसी रूप में रहते हैं, लेकिन आप सर पे नहीं बैठा सकते। जब कार्रवाई गलती करेगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर से कोई भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। आज की पुलिस जो है बहाना मारती है, बहाना कि रिकॉर्ड ठीक रहे, मेरा रिकॉर्ड ठीक रहे, बेकसूर को भी जो है मुजरिम बना देती है कि केस सॉल्व करना है। बिहार में क्या इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस का? आप चले जी कंप्लेन नहीं लिखाना मुश्किल है आपका, और कंप्लेन लिखा भी दीजिए तो क्या फॉलो अप है, क्या इन्वेस्टिगेशन है? इन्वेस्टिगेशन हो भी गया तो कोर्ट में जाकर के हार जाता, प्रूफ नहीं कर पाता। क्या प्रैक्टिस कर रहा है? इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? पुलिस को और मॉडर्न हाईटेक और केपेबल बनाने के लिए आप एक काम बताइए जो इस सरकार ने किया। जब ब्यूरोक्रेट्स का परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर आप नहीं कर रहे हैं, आप जो चंदा चढ़ा रहा है वही आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? जो परफॉर्मेंस जिसका है, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए। जो अधिकारी, जो आईपीएस जो सक्षम है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसको अच्छी जगह
मिलनी चाहिए, उसको काम देना चाहिए। तो अच्छे अधिकारियों को सेंटिंग, जो चढ़ावा दे रहा है उसको आप पोस्टिंग दे दें। आज नीतीश जी के राज्य में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी केवल शो के लिए, ना डीजीपी चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है किसी एसपी का, ना चीफ सेक्रेटरी चाहे तो किसी डीएम का ट्रांसफर कर सकता है, केवल रिटायर्ड लोग देख रहा। अपने अलाई तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर हर बार कितना जल्दी जल्दी बदल दिया जाता है, हर 6 महीने। अरे किसी को भी अगर भेज भी रहे हो तो 1-2 साल तो रहने दो, वो जब तक समझता है जिला को तब तक आप बदल देते हैं। ये हालत है, आप देख लीजिए किसी का भी। तो अपने अलाई के साथ कितना आप अनुमान करते हैं कि आप किसी के आने वाले? देखिए हमारी अलायंस जो है महागठबंधन, हम लोग निश्चित रूप से कंफर्टेबल मेजोरिटी में इस बार सरकार बनाएंगे। बिहारियों को स्टेबल सरकार चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ये जोड़ तोड़ बार बार जो भाजपा के लोग करते हैं, और बिहार की जरूरत भी ये नहीं है, बिहार की जरूरत है स्टेबिलिटी। एक ऐसा सरकार जिसके पास विजन हो, जो बिहार को आगे ले जाए। बिहार चाहता है कि कोई नौजवान आए ताकि आगे बिहार को जो है हम लोग लेकर के चले। तो हमको लगता है कि इस बार हम लोग कंफर्टेबल मेजोरिटी में हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपके अलाई के बीच सीटों को लेकर, जैसे कांग्रेस का भी है, देखिए हर दल में वो आपका भी डायलॉग इज ऑन, बातचीत सीटों पे शेयरिंग पे चल रही है। और हम लोग का एकमात्र फॉर्मूला है विनेबिलिटी। देखिए आप मजबूत है आप लड़िए, हम मजबूत हम यहाँ लड़ेंगे। ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे है। ठीक है, समय लगता है, क्यों नहीं लगे। हर पार्टियां, हर दल चाहता है उनके, क्योंकि वर्कर्स चाहते हैं, नेताओं पे दबाव रहता है, तो थोड़ा समय लगता है चीजों को। अब खाना बनाने में टाइम तो लगेगा ना। तो एसआईआर पर राहुल जी के साथ आपकी पदयात्रा होने वाली है, क्या यह चुनाव में भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी? राहुल जी और आप दोनों नौजवान नहीं, हम लोग देखिए बिहार में कैंपेन लगातार हम लोग कैंपेन किए, पहले भी आगे भी करते रहेंगे। अब देखिए चाहे कोई भी चुनाव हो, राहुल जी के साथ लगातार हम लोग जो है कैंपेन किए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, जो अंत किया था बॉम्बे में, वहां भी हम गए थे। तो ऐसा नहीं है, हर जगह हम लोग जो है साथ है। और जो लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ऐसी विचारधारा से हमारी लड़ाई है। और हम लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे जब तक इन लोगों को सत्ता से बेदखल नहीं करते। एक नवोदित, अच्छा मित्र जी, एक सवाल ये था कि जैसे आपके दल का आरजेडी का उम्मीदवार तय करने का पैमाना क्या होगा? जैसे बहुत सारे आरोप, जैसे जंगल राज की बात होने का, लेकिन आरजेडी चूंकि नए तेवर में है, आप उसको लीड कर रहे हैं, तो उम्मीदवार तय करने का पैमाना देखिए कोई भी पार्टी चाहता है कि विनेबल कैंडिडेट मिले, मजबूत कैंडिडेट मिले, जिसको जनता जिताए। ठीक है, तो हमारी को तो कोशिश है कि जो विनेबल होगा, जो हमारे पास जो बेस्ट होंगे, उन्हीं को हम लोग जो है चुनाव लड़ाएं। लेकिन हमारी कोशिश भी है कि हर समाज के लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिले, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, अति पिछड़े हो, मुसलमान भाई हो, सबको जो है उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन जो है सोसाइटी में, समाज में, ताकि अपने अपने समाज की बातों को जो है रख सकें। तो हम लोग तो ये भी चाहते हैं, आप कह सकते हैं सोशल कॉम्पोजिशन का भी ख्याल हम लोग जो है रखा जाएगा, ताकि कोई छूटे ना और किसी को ऐसा ना लगे, महसूस ना लगे कि तेजस्वी उसके साथ नहीं है। प्रशांत किशोर आप पर लगातार हमला करते हैं अलग-अलग विषयों पर। अभी सब पे हमला करेंगे, क्या दिक्कत है? चुनाव है, लोकतंत्र है, हम नहीं करते हैं? हम भी तो करते ही है ना। हमारा आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, हम कोई व्यक्ति विशेष पे नहीं लड़ना सकते हैं। प्रशांत किशोर जी व्यक्ति विशेष लड़ाई लड़े, वो उनकी सोच है, लेकिन विचारधारा तो स्पष्ट नहीं है ना उनकी। क्या है विचारधारा? गांधी जी का पीछे फोटो लगाते हैं, फिर बात करते हैं शराबबंदी खत्म करने का, और नाम रखते हैं पार्टी के जनसुरा से, तो वही इज आइडियोलॉजी। तो खैर उन पे हर लोगों का
आना चाहिए, लोग आए, क्यों नहीं आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, सब लोग आए, आपकी बात को रखें और योगदान दें बिहार को बनाने में, तो अच्छी बात। अभी चूंकि तेजस्वी एक खिलाड़ी भी रहे हैं, अभी उनकी दिनचर्या कैसी है? और एक सवाल है कि आपके बेटे के क्यूटनेस का बड़ा जो है लोगों में जिक्र होता है कि बड़ा क्यूट है वो बेटा, कितना समय दे पा रहे हैं बच्चों को? ओके, सामने फोटो है, हाँ, ये जब पैदा हुआ था तो जी। हमारे अपने पिता के लाड़ दुलार का मुझे लगता है, या हम लोग जैसे देखते हैं कि आप 10 में एक्टिव हो गए, 15 में आपकी जवानी, आपका बचपन जो है वो पॉलिटिक्स इसी में चला गया। आप अपने बच्चे को कितना टाइम, उसको एक पूरा पिता का प्यार मिलना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पापा हर किसी का ख्याल रखे, ऐसा नहीं है, उनसे जितना समय देना हुआ वो सिर्फ आपके पापा उन्होंने नहीं, दिया। पूरे बिहार, हाँ, लेकिन दुनिया था उनके लिए। लेकिन हम लोग तो यूज्ड टू हो गए थे ना, तो लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। अब जैसे मेरी फैमिली है जी, मेरी बेटी है 2 साल 2.5 साल की, अब वो भी यूज्ड टू हो गई है, उसको पता है पापा कब आएंगे कब जाएंगे, कब आते हैं पापा? उसी में कभी भी कोई ऐसा टाइम नहीं है, तो अच्छा टाइम सब। देते हैं, टाइम ऐसा कोई फिक्स नहीं, लेकिन टाइम मिलता है। और ये उम्र कम से कम जब बच्चा बड़ा होता है तो हमको लगता है 5 साल 6 साल तक ये एक अलग ही आनंद है इसका, तो ये समय मिस नहीं होना चाहिए। मैंने एक कॉन्सेप्ट परवरिश बताया का। है, लोग कहते हैं कि राजनेता अपने बच्चों को वर्टिकली बड़े होते नहीं देखते हैं, वो हॉरिजॉन्टली, जब आते हैं तो सोए रहते हैं, जाते हैं तो सोए रहते हैं। अच्छा नहीं चलिए उसमें, लेकिन जब बेटा मेरा पैदा हुआ था जी, तब ओटी में गए थे, अच्छा, जब निकला था तो बेटी हुई थी तो उसमें हिम्मत, क्योंकि पहला बार था तो हिम्मत नहीं हुई थी। अब अपने लोगों का वो हम हाँ, ऑपरेशन वगैरह देख के थोड़ा जी जी, हो रहा था इस वजह से, लेकिन इस बार हिम्मत बना करके कि नहीं भाई, अच्छा, ये भी एक एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को हम क्यों गवाएं, आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम जो है इस बार बेटा हुआ तो वो भी एक्सपीरियंस जो है निकलते हुए देखने का, वो भी हमने जो है देखा, और बच्चों के साथ मन भी लगता है, मतलब आप कह सकते हैं कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब टेंशन वगैरह सब फ्री, अब कोई लेना देना कोई चीज़ से नहीं, मतलब बच्चों में ही आप मग्न हो जाते हैं। अब लगता है कि हम 5 साल पहले और ब्याह कर लेते हैं, अच्छा, तो और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है लोगों को देते हैं। ये होता है जब बच्चे होंगे, जो लोग लेट समय शादी कम कर होता रहे हैं, चिराग पासवान जी जैसे, हम तो जब मिलते हैं तो बोलते हैं भाई ब्याह कीजिए, ज्यादा लेट कीजिएगा तो ये सब अनुभव जो है आपको नहीं मिलेगा, और ये अनुभव जो है आप समझिए ना, हम लोग भी तो चाहते हैं ना, आप भी चाहते हैं कि बच्चों के साथ लंबा समय जो है बिताएं, तो आप तो कम करते जा रहे हैं। राइट, तो बच्चा होगा, youngsters हैं। जो लोग लेट शादी करेंगे, बच्चा पैदा होगा तो लोग बोलेंगे दादा है। तो आपके एलआई की संख्या बढ़ने वाली है क्या? एलआई की संख्या बढ़ने वाली है? हाँ हो सकता है, बात पारस जी से बातचीत चल रही है, कम भी हो सकता है। पारस जी से बात चल रही है, और कुछ दल हैं जो इच्छुक है, लेकिन हमको भी सब लोगों से राय लेकर के देखना पड़ेगा कि हम अकोमोडेट कर सकते नहीं कर सकते। जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक मैसेज चाहूंगा कि आप बड़े फिट और ये सब दिखते हैं, नहीं है फिट, खाने पीने के बारे में जरा राय देते हुए। हम एकदम फिट नहीं है, और यंगस्टर को ये मैसेज देंगे कि मेरे जैसा जो है कम से कम अभी टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज वगैरह करने का, कम से कम फिट रहे। अच्छा, और मेरा तो खाने में कंट्रोल, व्यायाम वगैरह अभी नहीं है? अच्छा, व्यायाम वगैरह थोड़ा वो नहीं हो पाता है, मेंटली और फिजिकली यू आर टू इनटू इट, आपके पास इतनी कम उम्र में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, वो हर चीज़ देखना पड़ता, पार्टी है, परिवार है, ऑपोजिशन लीडर है, बिहार के लोगों से मिलना पड़ता है, नेशनली भी जाना पड़ता है हर जगह मीटिंग्स वगैरह में, ईडी सीबीआई के 35 केस हैं डेली, कुछ ना कुछ कोर्ट में होता है, वो भी खुद से लीगल 35 और 30-35 केस तो हो गए, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का,
कितना अटैचमेंट का, कितना इसका फलना बेनामी तेनामी मिला लीजिए तो मेरा ही होगा इतना, अपने परिवार का मिला लीजिए तो समझिए छोड़िए, दिन भर तो हर एक चीज करना पड़ता है, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, जर्नलिस्ट आप लोग जैसे बुद्धिजीवियों से भी बात करना पड़ता है, तो समय तो कम है, 24 घंटा कम पड़ता है तो उसमें, लेकिन ठीक है, जिम्मेवारियां बहुत हैं। फिर भी फिट रहना जरूरी है। अब मेरी कोशिश है जी कि वेट जो है और थोड़ा हम कम करें। चुनाव तो में बिहार के नौजवानों को यही कहेंगे भाई चिंता नहीं करना है, सरकार बदलने जा रही है और 2025 में नौजवानों की सरकार बनेगी। 2025 नौजवानों का होगा, तेजस्वी यादव का ये कहना है। ये पॉडकास्ट इंटरव्यू हमने किया तेजस्वी यादव के साथ, राजद के मुखिया। उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स के बारे में, यहाँ तक कि 2050 तक के बिहार के बारे में बहुत क्लैरिटी से अपनी बातों को रखी। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी आपका। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।